Hello friends, I welcome you all to my channel. Friends, in this video we are going to see the questions related to Charles Dickens. हम इसमें चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड उनकी बायोग्राफी, उनकी बुक लिस्ट, कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है और कौन से ईयर्स में लिखी है, उनसे रिलेटेड सारी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो क्वेश्चंस फ्रेम करके हमें एग्ज़ामिनर अपने किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यस, चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है विच नोवेल इज़ नॉट क्रिएटेड एंड रिटन बाय डिकेंस। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नोवेल है जो डिकेंस ने नहीं लिखा है। देखिए, हार्ड टाइम्स है, वैनिटी फेयर है, सी इज लिटिल डॉरेट, आवर म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, सो अगर आपने डिकेंस को पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उनके वर्क्स पढ़े हैं, तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो देखिए, हार्ड टाइम्स उन्होंने लिखा है। Yes, Hard Time is the work of Dickens. Little Dorrit is also the work of Charles Dickens, and Our Mutual Friend is also the work of Charles Dickens. तो क्या बचा? B. ये जो वैनिटी फेयर है, ये वर्क चार्ल्स डिकेंस का नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस में बी इज़ द राइट आंसर। वैनिटी फेयर इज़ नॉट द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस, रेस्ट आर द वर्क ऑफ डिकेंस। हार्ड टाइम्स, लिटिल डोरेट एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड। देखिए, चार्ल्स डिकेंस वॉज द ऑथर ऑफ 15 नॉवेल्स। ठीक है, हाउ एवर वन ऑफ दोज इज इनकम्प्लीट। देखिए, 15 नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से एक जो है उनका जो लास्ट नॉवल था, जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जो 14 नॉवेल्स है वो तो कंप्लीट है, बाकी एक नॉवल उनका इनकम्प्लीट भी है। ठीक है, वो भी आप लोग को कंसिडर करना है और उसको आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ही ऑल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, वो एसेज लिखते थे, आर्टिकल्स एंड नोवेलास भी लिखा करते थे। ठीक है, अब देखिए, क्रिसमस कैरल वाइल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स दैट डिकेंस एवर रोट इज़ नॉट अ नोवेल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि एक क्रिसमस कैरल है, ये एक वर्क है, किसका है? डिकेंस का। ये उन्होंने लिखा है, ये नोवेल नहीं है, ये नोवेला है। ठीक है, अब नोवेला क्या होता है? देखिए फ्रेंड, नोवेल से जो थोड़ा शॉर्ट होता है लेंथ में। ठीक है, बेसिकली जो लेंथ पे डिपेंड करती है, जो नॉवेल से शॉर्ट लेंथ में होती है, उसको बोलते हैं नोवेला। ठीक है, तो आप क्रिसमस कैरल ये नोवेला है जो डिकेंस ने लिखा हुआ है। बाकी देखिए, हम बात करें हार्ड टाइम्स, तो ये उन्होंने कब लिखा था? ये देखिए, उन्होंने लिखा है 1854 में। ठीक है, सो यस, 1854 में लिखा है डिकेंस ने हार्ड टाइम। ओके, सो यस, 1854। ठीक है, इसके बाद देखिए, लिटिल डॉरेट उन्होंने लिखा है 1855 या 1857 में। ठीक है, तो 1855 1857 में उन्होंने ये लिखा है। तो आप यहाँ देख लीजिए, 1855 एंड 1857। ठीक है, देखिए, आवर म्यूचुअल फ्रेंड भी है उनका, जो डी वाला है, ये उन्होंने कब लिखा है फ्रेंड्स? डू यू नो दी आंसर? आप ईयर जानते हैं, किस ईयर में आवर म्यूचुअल फ्रेंड उन्होंने लिखा है? देखिए, आवर म्यूचुअल फ्रेंड जो है उन्होंने लिखा है 1864 और 1865 में। ठीक है, 1864 और 1865 में। देखिए फ्रेंड्स, जो ये लिस्ट है ना उनके वर्क की, मैं एक स्लाइड लेके आई हूँ उसका। तो ये जो वर्क जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ईयर, उसमें आपको पूरे उनके वर्क्स मिल जाएंगे विथ क्या, उनकी ईयर्स, पब्लिकेशन, ये सॉरी रिटर्न ईयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो यस, देखिए, 1854 में हार्ड टाइम्स, ही रोट हार्ड टाइम्स इन 1854, लिटिल डॉरेट इन 1855 एंड 1857, आवर म्यूचुअल फ्रेंड इन 1864 से लेके 1865 तक। ठीक है, सो यस, दिस वॉज our first question. Now we will move on to our next question, which is our question second, which is saying
Dickens portray the degradation and sufferings of the poor in English workhouses. तो जो गरीब है उनके जो इंग्लिश वर्क हाउसेज, जो ये वर्क हाउसेस होते थे काम करने, जो बेसिकली हम कह सकते हैं जो फैक्ट्रियाँ होती थी जिसमें ये लोग छोटे गरीब या छोटे बच्चे काम करते थे, उनकी जो हालत है, उनकी जो सफरिंग है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने एक वर्क लिखा था. देखिए उसमें है एक 4 ऑप्शंस आर गिवन: लिटिल डॉरेट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड. देखिए इसका राइट आंसर इज सी, ओलिवर ट्विस्ट. तो जो इनका ये ओलिवर ट्विस्ट वर्क है, इसमें उन्होंने एक बच्चे की जिसका नाम है ओलिवर, उसकी सफरिंग को दिखाया है, कैसे वो अनाथ है और जब वो वर्क करने के लिए जाता है किसी को, उसको जब किसी वर्क हाउस में वर्क पे लगाता है तो उसको क्या है, खाना बहुत कम दिया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है. उसने क्या है, जो ओलिवर है उसने थोड़ा खाना ज़्यादा, क्योंकि उनको काम ज़्यादा कराया जाता था और खाना उसके कंपैरिजन में बहुत कम मिलता था, तो ओलिवर ने थोड़े खाना ज़्यादा मांगा और किस तरह उसको वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, और कैसे उसके साथ बिहेवियर हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इस जो वर्क है जो डिकन्स का, उसमें दिखाया गया. देखिए ओलिवर ट्विस्ट जो ये वर्क है उसका एक और नाम है, क्या है, द पैरिश बॉयज़, ठीक है, प्रोग्रेस. द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस इज़ द सेकेंड नॉवल. बेसिकली ये सेकेंड ही नॉवल था डिकन्स का, ठीक है, एंड इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश एज अ सीरियल. देखिए ये लोग पहले ये जो राइटर्स हुआ करते जैसे डिकन्स के टाइम में, ये लोग जो वर्क होता है ना, इनको सीरियल के फॉर्म में पब्लिश कराते थे, मतलब एक साथ नहीं पब्लिश कराते. जैसे हम इंडियन सीरियल्स आप देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक एपिसोड आज आया है, कल दूसरा एपिसोड आएगा, तीसरा एपिसोड उसके बाद आएगा, राइट, ऐसे करके एपिसोड्स में होता है. तो इससे क्या होता है कि जो व्यूअर है वो बहुत देर तक देख के बोर भी नहीं होता है, और वो क्या है, उसमें इंटरेस्ट भी बना होता है. आज एक एपिसोड ख़त्म हो गया, कल क्या होगा, इस एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, और फिर उसको देखने की हमारी जो कह सकते हैं इंटरेस्ट है वो बना रहता है. तो इसी तरह जो ये पहले राइटर्स थे, ये लोग सीरियल के फॉर्म में लिखा करते थे, एक साथ सारी जो स्टोरी है वो पब्लिश नहीं करा देते थे, उसको पहले 1 वॉल्यूम फिर 2nd वॉल्यूम ऐसे करके सीरियल वाइज लिखते थे. तो इसे पूछ रहे हैं इनको पब्लिश इन सीरियल फ्रॉम 1837 टू 1839. तो 1837 से लेके 1839 तक 3 वॉल्यूम में, 1837 से लेके 1839 तक इसको सीरियल में पब्लिश किया गया. उसके बाद 3 वॉल्यूम बुक इन 1839, ठीक है, 1838, ठीक है. सो येस, दिस वॉज द राइट आंसर, ओलिवर ट्विस्ट, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है. सो येस, आप देखिए लिटिल डॉरेट है यहाँ पर, ये लिखा है इन्होंने 1855 1854 में. इसमें एमी डॉरेट की स्टोरी वो बता रहे हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिम, जिसके बारे में आगे मैं आप लोग को आगे और क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको बताती चलूँगी. उसके बाद देखिए डेविड कॉपरफील्ड इज ऑल्सो द मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ डिकन, जो उन्होंने पब्लिश कराई थी 1849 से लेके 1850 तक, ठीक है. ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहा जाता है डिकन्स का, D1 डेविड कॉपरफील्ड, ओके. सो द राइट आंसर इज ओलिवर ट्विस्ट. So now we will move on to our next question, which is question 3rd, which is saying which of the Dickens novels deal with the life of a circus child named Sissy Jupe. सिसी जूप, ठीक है. तो एक ये सर्कस चाइल्ड है सिसी जूप, ये कैरेक्टर आपको डिकेंस के कौन से नोवेल में फाइंड करेंगे आप, ये बेसिकली पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है. देखिए मार्टिन चूजलविच, हार्ड टाइम्स, ठीक है, या लिटिल डॉरेट या ब्लीक हाउस, ठीक है. देखिए जो मार्टिन चूजलविच है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये उन्होंने लिखा था 1843 में, ठीक है. 1843 में लिखा था उन्होंने, 1843 से लेके 1844 तक लिखा था, ठीक है. बाकी देखिए इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, अभी लास्ट में हम उसको भी देखेंगे. मार्टिन चूजलविच उन्होंने लिखा था 1843. हार्ड टाइम्स मैंने आप लोगों को बताया
1854। एंड आफ्टर देखिए लिटिल जॉर्ज है, ये भी उन्होंने लिखा था, कब लिखा था, 1855 से लेके 1857 तक। उसके बाद देखिए ब्लीक हाउस भी है, दोनों ने लिखा था 1852 से लेके 1853 तक। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर है हेयर, विच इज़ द नॉवल विच डील्स विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड, सिस्सी जूपी। ठीक है, तो ये सिस्सी जूपी आपको कैरेक्टर कौन से वर्क में उनके मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा हार्ड टाइम्स में। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स, इसका एक दूसरा नाम भी है, इट माइट कम इन दी एग्ज़ाम कि ये जो फुल टाइटल क्या है, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड ही कुछ ऑप्शंस फ्रेम कर दिए जाएंगे कंफ्यूजन करने के, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यस, इसको आप रिमेंबर कीजिए कि हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। ठीक है, हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स का फुल टाइटल है, कॉमनली नोन एज हार्ड टाइम्स, इज़ द 10th नोवेल। ये बेसिकली 10th नोवेल है जो उन्होंने लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश इन 1854, 1854 में इसको पब्लिश कराया गया है। द बुक सर्वेज इंग्लिश सोसाइटी एंड सटायर्स द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एरा। तो उस वक्त का जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थे उसको सटायर मतलब उसकी आलोचना बेसिकली करते हैं, उस इंग्लिश सोसाइटी है उसकी सर्वेज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, सोशल कमेंट्रेटरी है उस समय की। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, चिल्ड्रन राइट्स, कॉर्पोरेट ग्रीड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई है। इसे देखिए क्या, इट टेक प्लेस इन अ फिक्शनल फैक्ट्री, मतलब ये कहाँ पर, ये हार्ड टाइम्स का जो सेटिंग है वो कहाँ पर है, एक फिक्शनल टाउन, एक फैक्ट्री टाउन बनाया है किसने, डिकन्स ने, जिसका नाम क्या है, कोक टाउन। ठीक है, तो देखिए आप जैसे देखते हैं कि आर के नारायण की क्या है, एक फिक्टिशनल टाउन उन्होंने बनाया था मालगुड़ी। ठीक है, अब उसी तरह थॉमस हार्डी की आप देखते हैं, उन्होंने वेसेक्स बनाया था, एक फिक्शनल टाउन बनाया उन्होंने। इसी तरह एक फिक्शनल जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है किसने बनाया है, चार्ल्स डिकेंस ने, जिनका नाम क्या है, कोक टाउन। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, कोक टाउन। देखिए ये याद रखिएगा आप, ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो ये कोक टाउन है, ये इंडस्ट्रियल एरिया मतलब जो काल्पनिक एरिया है इंडस्ट्रियल, ये किसने क्रिएट किया है, तो द राइट आंसर विल बी चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, तो हार्ड टाइम्स की जो सेटिंग है वो इसी कोक टाउन के ऊपर बेस है। सो यस, बी वॉज द राइट आंसर। सिस्सी जूपी आपको किस में मिलेगी, हार्ड टाइम्स में मिलेगी। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 4। द ग्रेट ह्यूमरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स ऑफ अ हैंड एंड डिकन्स इज ऑफ दैट चॉइस कंपनी। तो बेसिकली ये लाइन किसने बोली है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए ये जो कोटेशंस आप कह लीजिए, जो फ्रेजेस किसी राइटर के ऊपर होता है, जैसे ये डिकेंस के ऊपर ये किसी और राइटर ने कमेंट किया, ये सारे क्वेश्चंस भी फ्रेंड आपको रिमेंबर करने होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो जैसे ये जो डिकेंस के ऊपर कमेंट किया है जॉर्ज सैप्सन ने, उन्होंने कहा है द ग्रेट ह्यूमरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स ऑफ द हैंड एंड डिकन्स इज ऑफ दैट चॉइस कंपनी। मतलब एक डिकन्स को उन्होंने काफ़ी एक ह्यूमरिस्ट बोला। ह्यूमरिस्ट मतलब जो ह्यूमन की तकलीफ़ें, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पुअर ह्यूमन बींग्स हैं, उनसे रिलेटेड वो लिखा, उस प्लॉट पे, उस थीम पे वो लिखा करते थे। उनकी जो सफरिंग है वो उसको समझते थे, और वो क्यों समझते थे, क्योंकि वो खुद भी इस सबसे बीत के बाहर निकले थे। ठीक है, उनकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये पॉवर्टी उन्होंने देखी थी। ठीक है, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशंस हुए थे, तो इसीलिए वो उस चीज़ों से कनेक्ट करते थे, इस और उसी टॉपिक पे, उसी थीम पे कनेक्ट करके लिखा करते थे, इसीलिए उनको क्या है, ग्रेट ह्यूमरिस्ट बोला गया है। ठीक है, सो येस द राइट आंसर इज ए जॉर्ज सैप्सन। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करें हम डिकेंस की, देखिए ये डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप इनके डेट तो याद ही रखिए। ठीक है, विथ ईयर, जैसे February 7, 1812,
So this is the date on which Charles Dickens was born, and on June 9th, 1870 he died. Okay, so you should remember this birth date and death date also. Okay, so let's move to our next question, which is question 5th, and it's saying Dickens treats with the idea theme of the law's delay in which. तो मतलब जो लॉ है, जो हमारे जस्टिस है, जो कानून की जो ये ढिलावट होती है, इसमें जो डिले होता है, ठीक है, कहते हैं ना तारीख पे तारीख, जो वो इंडियन जैसे जुडिशियल सिस्टम में भी होता है कि नहीं आज तारीख दी है, जो हमें लॉ जस्टिस मिलने में देरी होती है ना, उससे इंडिविजुअल को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, क्या सफ़र जो झेल रहा है उसको क्या क्या सफरिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वर्क में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनका कौन सा वर्क है जिसमें ये आपको आइडिया किसमें द लॉस डिले थीम है, लिटिल जॉरेट है, ओलिवर ट्विस्ट है, हार्ड टाइम्स है, या निकोलस निकलबी है। तो देखिए ओलिवर ट्विस्ट, ऊपर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो ओलिवर ट्विस्ट तो आप देख चुके होंगे कि ये किस पे है। ये एक ऑर्फन बॉय है जो चाइल्ड है, उसके वर्क प्लेस में उसके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उस पर रिलेटेड है। तो ओलिवर ट्विस्ट तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखिए हार्ड टाइम्स ऑल्सो is not the answer. Nicholas Nickleby is also the not answer. The right answer is the Little Dorrit. तो लिटिल डॉरेट में डिकेंस किस थीम पे लिख रहे हैं, जो लॉ की ढिलाहट है, जो कानून में हमें ढिलाहट देखने को मिलती है, उसके ऊपर बेसिकली उन्होंने लिखा है। देखिए लिटिल डॉरेट इज़ अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस, ओरिजिनली पब्लिश इन सीरियल। ये भी एक सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुए करते थे। कि कब पब्लिश होते थे, 1855 से लेके, ठीक है, 1857 तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, द स्टोरी फीचर्स एमी जॉरेट। बेसिकली जो मेन प्रोटैगनिस्ट है एमी जॉरेट है, इसकी स्टोरी है, ठीक है। एमी जॉरेट के ऊपर है, जो यंगेस्ट चाइल्ड है किसकी, एक फैमिली में जो बॉर्न हुई है, एंड रेज इन महराशलेसिस, ठीक है, महराशले, ठीक है, प्रिजन फॉर डेप्टर्स इन लंदन, ठीक है, उसको क्या है प्रिजन क्या कर दिया गया है, डेप्टर्स इन लंदन, ठीक है, ठीक है। एंड सो यस दिस इज़ द बेसिकली मेन थीम है इस जो वर्क है डिकेंस का। सो यस ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 6th. One of the following novels of Dickens is generally called the most worthless which. कौन सा नॉवल है जो डिकन्स का जो उन्होंने लिखा है मोस्ट वर्थलेस उन्होंने कहा है, ठीक है। तो देखिए अमेरिकन नोट्स, हार्ड टाइम्स, लिटिल डॉरेट, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। देखिए अमेरिकन नोट्स तो नहीं है, हार्ड टाइम्स भी नहीं है, लिटिल डॉरेट भी नहीं है, एंड आफ्टर दैट विच इज़ लेफ्ट, डी इज़ लेफ्ट, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इज़ अ बुक बाय चार्ल्स डिकेन। ये एक बुक है चार्ल्स डिकेन के द्वारा, ठीक है, जो क्या है फर्स्ट अपीयर्ड इन सीरियल फॉर्म इन हाउसहोल्ड वर्ड्स रनिंग फ्रॉम 25 जनवरी 1815 टू 10 दिसंबर 1853, ठीक है। सीरियल फॉर्म में ये पब्लिश हुआ है और कब से 25 जनवरी से लेके 1815 से लेके 10 दिसंबर 1853 तक। सो द राइट आंसर इज डी, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इससे इसकी जो समरी है, थीम है, ये मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगी और आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास और क्वेश्चंस हैं आगे और एक एक इंडिविजुअल को समझाना काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको वरी नहीं करना है इसमें, मैं आप लोग को जो ये वर्क है इसकी इंडिविजुअल वीडियोस भी आप लोग के लिए बनाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, विद कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो येस द डी इज़ द राइट आंसर, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. So moving on to our next question, which is question 7th. Dickens was the first editor of one of the following newspaper. तो जो डिकेंस थे बेसिकली कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जिसके वो फर्स्ट एडिटर थे. फर्स्ट तो देखिए जो डेली न्यूज़ जो है जो कि उन्होंने फाउंड किया था, डिकेंस ने ही फाउंड किया था इसको 1846 में, ठीक है, द डेली न्यूज़.
तो ये जो डेली न्यूज़ है ये 1846 में फाउंड हुआ था, बाय डिकेंस है। ये 1846 में फाउंड हुआ था बाय डिकेंस, हु आल्सो सर्व एज द न्यूज़पेपर फर्स्ट एडिटर, और वो फर्स्ट एडिटर भी रहे थे उसके। ठीक है, उसके बाद इट वॉज कंसीव्ड एज अ रेडिकल रिवाइवल टू द राइट विंग मॉर्निंग क्रॉनिकल। ठीक है, तो जो मॉर्निंग क्रॉनिकल एक पहले से ही न्यूज़पेपर था, उसका एक रेडिकल रिवाइवल, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आप उसका एक उसको प्रति रिवाइव करने के लिए, उसको उग्र रिवाइवल के लिए जो था ये उन्होंने ये न्यूज़पेपर चालू किया था। ठीक है, सो यस, द डेली न्यूज़ इज़ द राइट आंसर। Dickens was the first editor of which newspaper? The Daily News, which was founded by him in 1846. ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिकली इतना ही आप लोग को याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में डीप इससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए 8th क्वेश्चन इज विच was the first novel of Charles Dickens? तो बेसिकली फर्स्ट नोवेल बताना है आपको चार्ल्स डिकेन का। क्रिसमस कैरल्स, पिकविक पेपर्स, हार्ड टाइम्स, या ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, तो देखिए जो इसमें से क्रिसमस कैरल्स हो गए, हार्ड टाइम्स हो गए, ओलिवर ट्विस्ट हो गए, ये तीनों इनके फर्स्ट वर्क नहीं है, तो द राइट आंसर इज बी। पिकविक पेपर्स वॉज द फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेन। तो पहला नोवेल कौन सा है चार्ल्स डिकेन का? पिकविक पेपर्स। देखिए अब देखिए द posthumous papers of the Pickwick Club, also known as Pickwick Papers। इसका जो फुल टाइटल है, देखिए ये भी आप रिमेंबर कीजिए कि द posthumous पेपर ऑफ द पिकविक क्लब, इसका फुल नेम है, एंड वॉज द फर्स्ट नोवेल बाय इंग्लिश ऑथर चार्ल्स डिकेन। देखिए इससे पहले जो उन्होंने वर्क लिखा था वो नोवेल नहीं था, उनके इससे पहले उनका वर्क एक और आया हुआ है जो आपको रिमेंबर करना है कि स्केचेस बाय बॉज। ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था 1836 में। तो ये जो पिकविक पेपर्स है वो 1836 और 1837 में आया था, जो उनका फर्स्ट नोवेल था। मगर जो ये 1836 में उनका फर्स्ट वर्क है स्केचेस बाय बॉज, जो उन्होंने पब्लिश कब किया था? 1836 में। अब देखिए जो ये बॉज है ना, ये आपको क्या है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि किसका सिडोनियम बॉज है। सिडोनियम समझते हैं ना, शॉर्ट नेम, या आप कह सकते हैं जो एक राइटर होता है आपका एक अपना एक पेन नेम बनाता है, उस नाम से वो लिखता है, उसको बोलते हैं सिडोनियम। तो ये जो बॉज है ये किसका सिडोनियम है? आपसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जो बॉज सिडोनियम के नाम से कौन लिखा करते थे? ये थे चार्ल्स डिकेन। देखिए जैसे कि एक आपने कमला दास पढ़ा होगा ना, इंडियन इंग्लिश राइटर में, उनका सुडोनियम क्या था? माधवी कुट्टी। ठीक है, तो माधवी कुट्टी उनका सुडोनियम था, उस पेन नेम से वो लिखती थी। तो उसी तरह चार्ल्स डिकेन का पेन नेम क्या था? बॉज। ठीक है, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक वर्क भी निकाला था जिसका नाम था स्केचेस बाय बॉज। ठीक है, सो येस, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 9th। Which is the most autobiographical novel of Charles Dickens? तो चार्ल्स डिकेन का सबसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए जो डेविड कॉपरफील्ड है, या हार्ड टाइम्स है, या अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, या डॉम्बी एंड सन है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिकेंस को पढ़ा है तो यू मस्ट बी अवेयर कि येस, हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज सेड टू विच वर्क ऑफ हिज? ए, डेविड कॉपरफील्ड। तो जो उनका डेविड कॉपरफील्ड वर्क था ना, वो उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा जाता है। देखिए द नॉवल ट्रेसेस द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। अब इस नॉवल में है क्या? इस नॉवल में वो डेविड कॉपरफील्ड जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके लाइफ को दिखा रहे हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब से उसका बर्थ हुआ है, और तब तक दिखाया जब तक वो मैच्योर हो जाता है, मैनहुड, मतलब बर्थ से लेके मैनहुड तक उसकी लाइफ को दिखाया गया है। व्हेन ही इज़ मैरिड, जब उसकी शादी हो जाती है, एंड फैमिलियर विद द विस्टिशियस्ट ऑफ लाइफ।
ठीक है, जो लाइफ की जो तकलीफ़ें हैं या लाइफ की जो हार्डशिप हैं, तब तक की उसकी सफरिंग या उसकी जो एक्सपीरियंसेस है उसको दिखाया गया है। इस हिज अर्ली ईयर्स आर एन्जॉयबल। ठीक है, उसके शुरुआती दिन जो हैं वो तो खुशी से हैं जब वो अपनी मदर के साथ है। ठीक है, जब वो अपनी मदर के साथ है तब तो वो क्या है, अपनी लाइफ में खुश है। ठीक है, हिज अर्ली ईयर्स आर एन्जॉयबल विथ हिज मदर हु वॉज विडोड शॉर्टली बिफोर हिज बर्थ। तो मदर क्या है, उनकी मदर उनके बर्थ से थोड़े टाइम पहले ही उसकी जो डेविड कॉपरफील्ड है उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बर्थ से पहले, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड के बर्थ से पहले उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। और वो क्या है, विथ हर सर्वेंट। तो बेसिकली इस नोवेल में डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरी बता रहे हैं जब से वो बर्थ से पहले उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, तो ही इस क्या है, वो सिर्फ अपनी मदर के साथ रह रहा है या अपने फादर के लव को उसने नहीं एक्सपीरियंस किया है। अब कैसे वो मैच्योर से मैनहुड हो गया है। ठीक है, आफ्टर दैट ही इज़ मैरिड। ठीक है, अब मैरिड होने के बाद उसको क्या है, लाइफ की जो मिसफॉर्च्यून है, ठीक है, ये नेगेटिव इवेंट है जो उसके साथ, जो विस्टूरियस मतलब नेगेटिव इवेंट जो आपकी लाइफ में होते हैं, या फॉर्चून इवेंट जो आपके लाइफ में होते हैं, उससे वो फैमिलियर होता है। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि उसके जो अर्ली ईयर्स थे वो इंजॉयबल था। जैसे हम सब के क्या होते हैं, अर्ली ईयर्स जब हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं। ठीक है, जब हम बच्चे होते हैं तो वो तो काफ़ी खुशी भरे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। मगर बड़े जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, हमारे लाइफ में मोस्ट मिसफॉर्च्यून इवेंट्स होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। बट ठीक है, लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि हमेशा खुशी रहेगी हमारी लाइफ में, दुख भी आता है, हर किसी के लाइफ में आता है। बेसिकली दुख ज़्यादा है हमारी लाइफ में, खुशियाँ कम आती हैं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें बता रहा है कि कैसे वो जब अपनी मम्मी के साथ था तो वो कितना खुश रहा करता था। और मम्मी के साथ और कौन रहती थी, उनकी सर्वेंट पेगोटी। ठीक है, तो उनकी मदर और पेगोटी के साथ वो रहा करता था। ठीक है, सो यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नॉवल और मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल किसका है, चार्ल्स डिकेंस का। बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए बोला गया क्योंकि जो डिकेंस की लाइफ थी वो भी सेम, मतलब जो ये बच्चा है इसमें डेविड कॉपरफील्ड, जैसे इसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है या हार्डशिप होती है लाइफ की, जो ये देख रहा है अपनी लाइफ में, डिकेंस की लाइफ में भी ये सारी हार्डशिप रही है। काफ़ी कम एज में उन्होंने क्या है वर्क स्टार्ट किया, वर्क प्लेस में वो गए, वहाँ पर मनी अर्न करने के लिए उनको काम करना पड़ता था। सो येस, दिस जो उनकी जो हार्डशिप है लाइफ की वो उन्होंने इस वर्क में दिखाया है। सो येस, ए इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज ओनली एन एपिसोडिक नॉवल। एपिसोडिक नॉवल देखिए, जैसे बेसिकली एपिसोड्स में नहीं आते, इंडियन सीरियल्स आप देखते हैं एपिसोड में, उसी तरह जो ये नॉवल है वो एपिसोड्स में कौन सा ऐसा वर्क है उनका, बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो एपिसोड्स में है। ठीक है, तो देखिए, द अनकॉमर्शियल ट्रेवलर, अमेरिकन नोट्स, पिकविक पेपर्स या क्रिसमस कैरल्स। सो द राइट आंसर इज पिकविक पेपर्स, जिसको हम बोलते हैं द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब, ऑल्सो नोन एज पिकविक पेपर्स। ठीक है, वॉज द फर्स्ट नॉवल बाय इंग्लिश ऑथर, पहला नॉवल था उनका, एंड ऑल्सो वॉज द एपिसोड फॉर्म। ठीक है, हिज प्रीवियस वर्क्स वॉज स्केचेस बाय बॉज, पब्लिश इन 1836। इनका प्रीवियस वर्क क्या था, स्केचेस बाय बॉज, जो उन्होंने 1836 में पब्लिश किया था। सो द राइट आंसर विल बी सी, पिकविक पेपर्स। ठीक है, ये सिर्फ किस में था, एपिसोडिक नॉवल था ये। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 11th। Dickens was thoroughly familiar with parliamentary procedure. Why? ठीक है, his father was a member of parliament, और as a newspaper reporter he was allowed to enter the House of Commons. After that is he was editor of newspaper called Daily News, या none of these. ठीक है, तो देखिए, Charles Dickens was a reporter before he was a writer of fiction.
He wrote it as a parliamentary reporter from 1831 to 1834 as a reporter for the Morning and Evening Chronicles from 1834 से 1836 तक. ठीक है, तो देखिए वो जो डिकन्स जो थे पहले उन्होंने क्या थे, वो एक रिपोर्टर भी थे बिफोर राइटर. ठीक है, राइटर बनने से पहले वो रिपोर्टर भी थे. ही वर्क एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर फ्रॉम 1831 to 1834. सो बेसिकली ये वर्क उन्होंने लिखा था 1834 में या 1836 में. ठीक है, सो यस दिस वाज बी विल बी द राइट आंसर हेयर. एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर ही वाज अलाउड टू एंटर द हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है, so we will move on to our next question. ठीक है, so our next question is 12th one. His novels belong entirely to humanitarian movement of Victorian era. ठीक है, who holds these views? William Henry Hudson, known in Argentina as Guillermo Enrique Hudson, was an Anglo-Argentinian author. ठीक है, naturalist and ornithologist. हम पैसे दे रहे हैं. हिज नॉवेल्स बिलोंग, देखिए हम ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेसिकली, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, हिज नॉवेल्स बिलोंग एंटायरली टू द ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एरा. तो ये लाइन बेसिकली जो है किसने बोली है डिकेंस के लिए, ये आपको बताना है. तो बेसिकली इसका राइट आंसर देखिए सी है, W.H. हडसन. ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया था जो राइटर्स के ऊपर लाइंस होते हैं. ठीक है, जो राइटर्स के ऊपर लाइन होते हैं वो भी आपको रिमेंबर करने होते हैं, बिकॉज डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, सो यस सी इज द राइट आंसर, W.H. हडसन. ठीक है, विलियम हेनरी हडसन, नोन इन अर्जेंटीना एज गुलियर्मो एनरिक हडसन, वॉज एन एंग्लो अर्जेंटीनियन ऑथर, नेचुरलिस्ट एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट. ठीक है, सो यस ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे, ऑथर थे, नेचुरलिस्ट थे और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. ठीक है, सो यस W.H. हडसन इज द राइट आंसर. Now moving on to our next question, which is question 13. Dickens' novel A Tale of Two Cities shows an influence of Carl's. तो बेसिकली जो डिकेंस का वर्क है या टेल ऑफ टू सिटीज़, इसमें आपका बेसिकली थीम क्या है. ठीक है, तो किस थीम पे जो डिकेंस है उन्होंने ये वर्क को लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. देखिए इटालियन रेवोल्यूशन खोल दो, हाँ आ जाओ. द लाइफ ऑफ सिल्चलर, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, रिसार्ट्स. ठीक है, द टेल ऑफ टू सिटीज इज अ हिस्टोरिकल नोवेल पब्लिश इन 1859 by Charles Dickens, set in London and Paris before and during the French Revolution. ठीक है, तो A Tale of Cities, a historical novel published in 1859 by Charles Dickens. तो बेसिकली 1859 में उन्होंने पब्लिश किया था. ठीक है, और जो सेट क्या है लंदन एंड पेरिस में. देखिए ज़्यादातर जो ये जो हमारे चार्ल्स डिकेन है ना, वो अपनी जो स्टोरीज़ थे
वो लंदन और पेरिस इन दो सिटीज़ में ही अपनी स्टोरीज़ के थीम को रखते थे, ठीक है। तो ये इनका फेवरेट आप कह सकते हैं, ये दो सिटीज़ लंदन और पेरिस जो थे फेवरेट सिटी आप मान लीजिए, क्योंकि इस सिटीज़ में ही वो क्या करते थे, अपनी स्टोरी को रिवॉल्व करते थे बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले और बाद में लाइफ कैसी थी, दैट इज शोन इन दिस अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है। सो यस, ए इज़ द राइट आंसर है। वी विल से यस, Italian Revolution. So A is the right answer. Okay. So let's move on to our next question, which is question 14. Dickens left one novel unfinished. Which of these? जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 15 नॉवल लिखे थे डिकेंस ने, ठीक है। एंड 15 नॉवेल्स में देखिए एक तो उनका इनकम्प्लीट रह गया था, और वो इनकम्प्लीट इसलिए रह गया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1870 में उनके वर्क इनकम्प्लीट रह गया था, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि कौन सा वर्क है जो डिकेंस जो है वो पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो यस, डॉम्बी एंड सन वी हैव एडविन ड्रूड, आवर म्यूचुअल फ्रेंड. After that is Little Dorrit. So yes, tell the right answer, friend. If you know the answer, I will suggest you to give the answer in comment section. Okay. So yes, the right answer is B, Edwin Drood. जो मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड है वो इनका लास्ट वर्क है जो इनकम्प्लीट रह गया था. द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इज़ द लास्ट नॉवल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. द नॉवल वॉज नॉट फिनिश एट द टाइम ऑफ डिकेंस डेथ. देखिए 9 जून 1870 को उनकी डेथ हुई थी, ठीक है. और उस वक्त ये वर्क नहीं फिनिश किया गया, नहीं हो पाया था. और इसकी जो एंडिंग है वो अननोन है, मतलब एंडिंग फिनिश ही नहीं हो पाया तो एंडिंग अननोन ही रहेगी, ठीक है. सो येस, एडविन ड्रूड इज़ दी राइट आंसर, ठीक है. अब देखिए जो एडविन ड्रूड इनका वर्क है इसमें थीम क्या है, बेसिकली ड्रग्स, sexual obsession, colonial adventuring and puzzles about identity are among the novels of theme, ठीक है. अब देखिए इसमें क्या है, जो सेंटर प्लॉट है इसका वो एडविन ड्रूड के क्या है, डिसअपेरेंस, मतलब अचानक से या रहस्यमय जो एडविन ड्रूड है उसके गायब हो जाने से हमको इसका जो प्लॉट है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है. एंड उसके मैनी एक्सप्लेनेशंस ढूंढे जाते हैं कि वो कहाँ पर होगा, मतलब ये आशंकाएं लगाई जाती हैं कि कहाँ पर, मतलब उस वेयर अबाउट कहाँ पर है उसका, कहाँ मिलेगा एडविन ड्रूड. तो ये मिस्ट्री रहती है, मतलब इसीलिए इसका टाइटल जो है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड बोला है. इसमें देखिए एडविन ड्रूड है जिसकी शादी होने वाली है रोज़ा से. फिर क्या होता है, इनकी शादी जो है कॉल ऑफ कर देते हैं, मतलब आपस की सहमति से मतलब शादी को ये कैंसिल कर देते हैं. मगर जो ड्रूड के अंकल है जेस्पर, वो जो रोज़ा है जिससे उसकी शादी होने वाली थी एडविन ड्रूड से, उससे लेके ऑब्सेसिव, वो इसको बहुत पसंद करते हैं या उसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है. और वो खुद सारे ट्रिक्स, सारे कह सकते हैं हम कि एफर्ट्स करते हैं कि उसके अफेक्शन को वो जीत सके, ठीक है. सो येस, दिस इज़ द थीम ऑफ एडविन ड्रूड. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 15th. Dickens said about one of his novels, I like this the best. Which novel was his referring? तो डिकेंस ने एक नॉवल के बारे में कहा कि मेरा ये बेस्ट नॉवल है, और उसके हिसाब से वो कौन सा नॉवल है, डेविड कॉपरफील्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, या टेल ऑफ टू सिटीज़, या ओलिवर ट्विस्ट. सो द राइट आंसर इज ए, डेविड कॉपरफील्ड. ओके फ्रेंड्स, सो येस, द नोवेल ट्रेसेस द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड. जैसे मैंने बताया, मैच्योर से लेके मैनहुड तक, मैरिड होता है, फैमिलियर ऑफ स्टूडियस लाइफ, हिज अर्ली लाइफ वॉज वेरी गुड विथ हिज मदर, ठीक है, जो हर मदर लॉस्ट हर हस्बैंड, ठीक है, shortly before the birth of this David Copperfield, and after that he was also living with whom,
हर मदर्स सर्वेंट पैगोटी। ठीक है, तो ये बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और उनकी वन ऑफ द बेस्ट नॉवल वो खुद कहते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखिए हम नीचे जाएंगे तो मैं आप लोगों को क्या लाई हूँ, एक स्लाइड्स लेके आई हूँ मैं। देखिए बेसिकली चार्ल्स डिकेन की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके लिए फ्रेंड्स लेके आई हूँ। देखिए फुल नेम इनका क्या था, चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। ठीक है, तो चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस था इनका फुल नेम था। ही वॉज बोर्न ऑन February 7, 1812 में फरवरी 7 को ये जन्मे थे। जून 9, 1870 में ही डाइड। नेशनलिटी ही बिलोंग टू इंग्लिश। ठीक है, ऑक्यूपेशन राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे। लिटरेरी पीरियड विक्टोरियन। फेमस वर्क ओलिवर ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरल, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज। नोटेबल थीम्स, अब थीम्स क्या होती थी, सोशल इंजस्टिस, पॉवर्टी, मोरालिटी, द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास। द प्लाइट मीन्स जो दुख या सफरिंग होती है ना वर्किंग क्लास की, जो पुअर क्लास, जो वर्किंग मिडिल क्लास होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, उसकी जो सफरिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें वो शो करते थे। रिडेम्पशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंस, विक्टोरियन सोसाइटी का इन्फ्लुएंस था उन पे। फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे, जैसे ही वो आप देखेंगे कि पॉवर्टी का था जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। ठीक है, सोशल इनजस्टिस जो उनके साथ हुआ, उनके जो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ जो हुए हैं, तो ये सारी उनके खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते थे। ऐसा नहीं कि खाली जो वो जो सोसाइटी में जो वो देख रहे थे सिर्फ उनके बेसिस पे लिख रहे थे। देखिए फ्रेंड, जो राइटर होता है ना उसके आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। इसीलिए हम जो राइटर हैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली हम उनकी वाइफ को भी पढ़ते हैं, उनके चिल्ड्रंस को भी पढ़ते हैं, उनके वर्क प्लेस, उनके बर्थ प्लेस, ये सारी चीज़ें हम इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज इससे ही राइटर की जो साइकोलॉजी है वो हमें समझ में आती है। और साइकोलॉजी समझ में आएगी तभी जाके हम उनके वर्क को अच्छे से समझेंगे। तो जो कि देखिए जो ये चार्ल्स डिकेन है, इनकी ये साइकोलॉजी थी कि ये खुद सफ़र कर चुकी थी ये सारी चीज़ों को। पॉवर्टी, जो द प्लाइट ऑफ वर्किंग क्लास के साथ जो ये भेदभाव होता था, वो सारी चीज़ें, सोशल इनजस्टिस, रिडेम्पशन देखिए पाप मुक्ति आप कहते हैं जिसे, तो ये सारी चीज़ें वो खुद भी सफ़र कर चुके थे, इसीलिए वो उससे रिलेट करके उस थीम पे लिखा करते थे। अब वो बिलोंग करते थे विक्टोरियन सोसाइटी से। पर्सनल एक्सपीरियंस तो उन्होंने ली थी, गोथिक लिटरेचर से भी उन्होंने इन्फ्लुएंस थे वो काफ़ी। ठीक है, उन्होंने एक वर्क भी लिखा है जो जैसे गॉथिक लिटरेचर के ऊपर है। उसके बाद देखिए रोमांटिसिज्म भी है। ठीक है, उससे भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। अब देखिए चार्ल्स डिकेंस के कुछ बुक्स नेम है विद पब्लिशिंग ईयर आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल। ठीक है, देखिए तो पहला है द पिकविक पेपर्स। तो पहला नॉवल कौन सा है उनका, पिकविक पेपर्स, 1836 से 1837। उसके बाद वो लिखते हैं सेकेंड इज़ ओलिवर ट्विस्ट, 1837 से 1839। उसके बाद है निकोलस निकलबी, 1838 1839। द ओल्ड कर्टिसी शॉप, 1840 से 1841। ब्रान बेराज, 1841। मार्टिन सुजलविच, 1843 से 1844। डॉम्बे एंड सन, 1846 से 1848। डेविड कॉपरफील्ड, 1849 से 1850। ब्लीक हाउस, 1852 से 1853। हार्ड टाइम्स, 1854। लिटिल जॉरेट, 1855 1857। A Tale of Two Cities, 1859. Great Expectation, 1861. Our Mutual Friend, 1864 से 1865. So yes, and the last work of his was The Mystery of Edwin Drood, जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इनका इनकम्प्लीट नॉवल है, इसको आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, आपको आप याद करके रखिए क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है डायरेक्टली कि which one of the following is the incomplete work of चार्ल्स डिकेन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है, ये राइटर के हम लोग को अच्छे से याद करने होते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो यस, this was our question and these question I will suggest are very important for you all। वीडियो को देखिए अच्छे से, इसको याद करिए। देखिए उसके अलावा जो मैंने आप लोग को बायोग्राफी दी है
यहाँ इस बायोग्राफी को आप अच्छे से पढ़िए, इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे नोटेबल थीम्स हो गए, तो उससे आपको पूछ सकता है कि व्हाट वाज द थीम ऑन विच चार्ल्स डिकेंस यूज टू राइट। थीम देखिए राइटर्स के पूछ लिए जाते हैं कितनी बार कि कौन से थीम पे वो लिखा करते थे। वर्क्स तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। पीरियड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम विच लिटरेरी पीरियड अ पर्टिकुलर ऑथर इज़ बिलोंगिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर करिए, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है ये लिस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इसमें से आपको कोई भी जो वर्क है इसके ईओ पूछ जा सकते हैं, थीम पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ दी समरी, व्हाट इज़ दी बेसिक जिस्ट ऑफ द स्टोरी पर्टिकुलर वर्क ऑफ डिकेंस, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सो येस, दिस वॉज ऑल। हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिकेंस से रिलेटेड थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।